नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी विषय का पेपर है। 7 अप्रैल 2024 के दिन जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था, यह पेपर हम लेकर आए हैं। इसमें सेट नंबर ए हमारे पास उपलब्ध है। दोस्तों, इससे पहले हम 50 प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। अगर आपने उन प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं देखे हैं, तो उन वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से भी आप उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें हम 50 प्रश्नों के उत्तर प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पे देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 51 से। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उपभाषाओं के साथ उनकी बोलियों का संगत वर्ग पहचानिए। तो दोस्तों, इसमें हिंदी भाषा के जो उपभाषाएं हैं वह यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ में उन उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इनमें से पहचान करना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो आइए चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ऑप्शन दिए गए थे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बांगरू को दोस्तों हरियाणवी भी कहते हैं, और बुंदेली। दूसरा ऑप्शन दिया गया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, भदावरी, कौरवी, इटावी। तीसरा ऑप्शन दिया गया था राजस्थानी, इसके अंतर्गत मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, मेवाती, कोंकणी। चौथा ऑप्शन दिए गए थे बिहारी, इसमें भोजपुरी, मगही, कुमाऊनी, निमाड़ी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों मुख्य रूप से 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे हम बांगरू कहते हैं, और बुंदेली। इसके अलावा दोस्तों कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली हिंदी भी कहते हैं। तो ये 5 बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने शब्दों का संगत वर्ग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है विभक्ति, विक्रमी, अज्ञानी, अविनाशी। ऑप्शन बी दिया गया था सनातनी, शीतल, दीवान, श्यामल। ऑप्शन सी दिए गए थे नायक, विकृत, प्रकोप, प्रजा। ऑप्शन डी दिया गया था ज्ञानात्मक, क्रिया, राजनीति, संन्यास। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने शब्द। दोस्तों, उपसर्ग जो होता है वह मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। जैसे कि यहाँ पर मूल शब्द जो है दोस्तों वो भक्त है, और इस भक्त में दोस्तों उपसर्ग लगा है वी और प्रत्यय लगा है ई। तो मूल शब्द है भक्त, जिसमें वी उपसर्ग लगा है और प्रत्यय लगा है ई। तो इसको मिलाने से हो गया विभक्ति। उसी प्रकार दोस्तों क्रम शब्द में वी जो है वो उपसर्ग है और ई जो है वो प्रत्यय है। तो ये हो गया विक्रमी। अ जो है वो उपसर्ग है और ई जो है ये प्रत्यय है। मूल शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान को अ उपसर्ग लगाने से हो जाता है अज्ञान, और ई प्रत्यय लग जाने से हो जाता है अज्ञानी। उसी प्रकार दोस्तों इसमें मूल शब्द है विनाश, अ जो है वो उपसर्ग है और अंतिम में ई जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए विनाश को
अ प्रत्यय लग जाने से हो जाता है अविनाश, और ई प्रत्यय लगने से हो जाता है अविनाशी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह है ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन के प्रारंभिक प्रयत्न का संगत वर्ग है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, तो उसके जो प्रारंभिक प्रयत्न किए गए थे, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रारंभिक प्रयत्न है या शुरुआती कोशिश है, वह किन किन ग्रंथों में दिखाई देता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन काफी लंबे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट सही उत्तर आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। तो भक्तमाल, वार्ता साहित्य, कविमाला और कालिदास हजारा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता ये गोकुल दास के द्वारा लिखी गई थी। तो भक्तमाल ये नाभादास के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ये जो रचनाएं हैं सभी, तो ये सभी रचनाओं में कवियों का सामान्य परिचय इसमें दिया गया था। तो इसी को हम कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, तो इसका प्रारंभिक प्रयत्न इन ग्रंथों में दिखाई देता है। और बाकी ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आप देखोगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य ये बहुत बाद में लिखा गया, आधुनिक साहित्य यह भी बाद में लिखा गया, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल का है, यह भी काफी बाद में लिखा गया है। और साहित्य का आधा इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया था। तो यह भी बाद की रचनाएं हैं। तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भक्तमाल, वार्ता साहित्य, कविमाला और कालिदास हजारा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 54 है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध इतिहासकारों का संगत वर्ग लिखिए। तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन देख रहे थे, तो उसमें हमने जो काल विभाजन देखा था दोस्तों, तो उसमें हमने शुक्ल जी को आधार बना के शुक्ल से पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, फिर शुक्ल युग में जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, और शुक्ल युग के बाद जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि शुक्ल युग के कौन कौन से इतिहासकार है, यह आपको पहचानना है। तो वही दोस्तों अगर आप देखो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों यह शुक्ल युग के बाद के विद्वान हैं। उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र भी दोस्तों ये शुक्ल युग के बाद में आते हैं, और इसमें भी डॉक्टर नगेंद्र जो है वो शुक्ल युग के बाद में नहीं आते हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो है दोस्तों ये बाहर हो जाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि शुक्ल युग के जो इतिहासकार है श्याम सुंदर दास, सूर्यकांत शास्त्री, रामशंकर शुक्ल रसाल और राम कुमार वर्मा, ये सभी शुक्ल युग के इतिहासकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम से 1 हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर अपने चैनल पे एक क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए थे, जिसमें हमने यह प्रश्न पूछा था कि भरत मुनि ने इनमें से कौन से अलंकार को नहीं माना है। तो हमने उसमें नीचे ऑप्शन में दिए गए थे कि भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में किया है। वो 4 अलंकार कौन से हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। तो इन्होंने श्लेष, अनुप्रास और वक्रोक्ति को अपने नाट्य शास्त्र में जगह नहीं दी, यानी कि भरत मुनि ने केवल 4 ही अलंकार माने थे। और 4 अलंकार कौन से हैं, तो ऑप्शन सी में जो उत्तर दिए गए हैं यह सही उत्तर है। दोस्तों जब मैं महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के
पिछले साल के जो प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहा था, तो मैंने आपको कई बार कहे थे कि अधिकांशतः प्रश्न को घुमा फिरा के वही पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है, प्लेटो की कृतियों का संगत वर्ग है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह बताऊं उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तर नहीं हो सकता। तो पेरीहुस्सुस, तो पेरीहुस्सुस जो है दोस्तों ये लॉन्जाइनस की रचना है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। पोएटिक्स ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं हो सकता। और उसी प्रकार दोस्तों ऑन पोएट्री एंड पोएट ये भी प्लेटो की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी कि ई ऑन सिंपोजियम रिपब्लिक द स्टेटमेंट, यह प्लेटो की कृतियों का संगत वर्ग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह जो प्रश्न दिया गया है, अस्मितामूलक विमर्श की रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं बात करूं उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न के जो चारों उत्तर है दोस्तों वह ऐसे दिए गए हैं जो कहीं न कहीं अस्मिता मूलक विमर्श से संदर्भ रखते हैं। इसका स्पष्टीकरण मैं अभी दूंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके जो महाराष्ट्र सेट एग्जाम है या यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसके सिलेबस को अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श दिया गया है। यानी कि दोस्तों अस्मिता मूलक विमर्श का संबंध दलित विमर्श या दलित जीवन, आदिवासी जीवन, स्त्री जीवन और अल्पसंख्यक से तात्पर्य दोस्तों जो हमारे समाज में अल्पसंख्या में उपलब्ध है, यानी कि मुस्लिम समाज। तो इन सभी के जीवन को आधार बना के जो रचनाएं लिखे जाते हैं वह अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत आते हैं। तो अब दोस्तों मैं इस में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि दोस्तों पहली रचना दी गई है श्रृंखला की कड़ियां, यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो महादेवी वर्मा ने नारी जीवन के जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याएं के विभिन्न पहलुओं को उठाया है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि श्रृंखला की कड़ियां इसका संबंध किससे है? तो स्त्री जीवन से है। दूसरा जो रचना है दोस्तों यह जूठन है, यह एक आत्मकथा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया यह दलित आत्मकथा है, यानी कि दलित जीवन का चित्रण इसके अंतर्गत दिखाई देगा। तीसरी जो रचना है दोस्तों नगाड़े की तरह बजते शब्द, दोस्तों यह जो रचना है वह निर्मला पुतुल के द्वारा लिखी गई है और यह एक प्रकार से इनकी कविताएं हैं। तो दोस्तों इस कविता संग्रह में अगर हम बात करें तो निर्मला पुतुल जो है वो मूलतः आदिवासी लेखिका हैं, आदिवासी कवित्री हैं। तो इसमें इन्होंने आदिवासी जीवन से जुड़े विभिन्न समस्याओं का चित्रण इस कविता संग्रह में किया है। और अंतिम जो है दोस्तों समय सरगम, तो समय सरगम की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह कृष्णा सोबती की रचना है। और यह भी दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें जो वृद्ध जीवन है, यानी कि वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि वृद्ध लोग, तो वृद्ध लोगों के जीवन को इसमें उठाया गया है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात की जाए तो समय सरगम आपको पहले में भी दिखाई देगा, दूसरे में भी दिखाई देगा और तीसरे में भी दिखाई देगा और चौथे में भी दिखाई देगा। यानी कि कृष्णा सोबती का जो रचना है जिसमें वृद्ध जीवन को आधार बना के रचना लिखा गया है, यह चारों ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। वही दोस्तों अगर मैं
दूसरी रचना की बात करूं, श्रृंखला की कड़ियां, तो आपको पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में दिखाई देगा, जो कि महादेवी की रचना है और नारी जीवन को केंद्र में रखकर नारी जीवन के विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। वहीं दोस्तों अगर जूठन की बात की जाए तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि चारों ऑप्शन में आपको जूठन उपन्यास दिखाई, माफ कीजिए, जूठन आत्मकथा दिखाई देगा, जो कि दलित जीवन से संदर्भित है। और दोस्तों सैलूस, यह एक उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का, और इस उपन्यास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आदिवासी जीवन में जो कबीलाई समाज है, कबीलाई समाज में जो नटों के जीवन को आधार बना के यह उपन्यास लिखा गया है, यानी कि इसमें भी अस्मितामूलक विमर्श दिखाई देगा। तो सैलूस की ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन तीनों में ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो चारों प्रश्न हैं, ये चारों प्रश्न में आपको अस्मितामूलक विमर्श दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम रुद्ध जीवन को अस्मिता विमर्श से बाहर कर दे तो भी ये समय सरगम को चारों ऑप्शन में रखा गया है। तो इसलिए दोस्तों इसका उत्तर बता पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी अगर एक प्रश्न का चुनाव मुझे करना हो तो मैं ऑप्शन ए को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि श्रृंखला की कड़ियां दोस्तों यह नारी जीवन से संबंधित है। जूठन जो है वह एक प्रकार से दलित जीवन से संबंधित है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, यह जो है दोस्तों यह आदिवासी जीवन से संबंधित है। और समय सरगम, यह दोस्तों वृद्ध जीवन से संदर्भित है। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी ऑप्शन देखोगे तो आपको ये रचनाएं जो हैं आपको आपस में एक दूसरे से टकराती हुई मिलेगी। जैसे कि श्रृंखला की कड़ियों को अगर आप छोड़ दो तो ऑप्शन क्या बचेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि सैलूस यह आदिवासी जीवन से संदर्भित है, जूठन दलित जीवन से, समय सरगम दोस्तों यह जो है वो वृद्ध जीवन से संदर्भित है, और समय की तरह बजते शब्द यह आदिवासी जीवन से संदर्भित है। फिर अगर आप सी की भी बात करें तो यही ऑप्शन आपको घुमा फिरा के आएंगे। तो मेरे यहाँ से दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस प्रश्न को महाराष्ट्र सेट के द्वारा हटा देने चाहिए और इसके 2 अंक जो है वो सभी को समान रूप से दे देने चाहिए। फिर भी दोस्तों जब आंसर की आ जाएगा तो इसके ऊपर हम विस्तार के साथ बात करेंगे कि इसे हम अगर चैलेंज करना है तो कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये विस्तार के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे, क्योंकि दोस्तों केवल प्रश्न के उत्तर बता लेने से आपका समाधान नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न को हमने विस्तार के साथ चर्चा किया है। फिर भी अगर आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है 57, अस्तित्ववादी विचारकों का संगत वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र सेट का जो प्रश्न पत्र है उसे सॉल्व करते वक्त भी हमने जो प्रमुख मार्क्सवादी अस्तित्ववादी विचारक है उसके ऊपर चर्चा किया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सारेन किरकेगार्ड, जॉ पॉल सार्त्र, अल्बेयर कामू और ग्रेबियल मार्शल, ये चारों ही दोस्तों अस्तित्ववादी विचारक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निराला की निम्नलिखित रचनाओं का संगत वर्ग क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का संगत वर्ग पहचानना है।
तो इसमें दोस्तों आपका समय नष्ट न करते हुए सीधा सही उत्तर मैं बता देता हूं। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, जूही की कली, खरोज हरा, ये चारों ही रचनाएं दोस्तों निराला के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नीचे दी गई धूमिल की संसद से सड़क तक में संकलित कविताओं का संगत वर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मोचीराम, नक्सरबाड़ी, अकाल दर्शन और पटकथा। तो ये सभी रचनाएं दोस्तों धूमिल के द्वारा लिखी गई संसद से सड़क तक इस कविता संग्रह में संकलित है। दोस्तों जिस प्रश्न को स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी उसी प्रश्न को मैं स्पष्टीकरण दूंगा, नहीं तो इसके बाद में आराम से सभी प्रश्नों को स्पष्टीकरण के साथ भी आपको समझाऊंगा। अभी हम केवल आंसर की के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है कृष्णा सोबती के उपन्यासों का संगत वर्ग है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जानते होंगे दोस्तों ऑप्शन कि गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, और कंकाल आप देख सकते हो यहां भी है, तो यह जयशंकर प्रसाद का है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा और समय सरगम। दोस्तों अभी हमने समय सरगम की बात की थी। तो अगर आप देखो दोस्तों तो एग्जाम में एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जो है वो संबंधित होता है। तो जब भी हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं, हमने कई बार चर्चा किया है कि अगर आप पिछले 5-6 वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो उसका लाभ आपको एग्जाम में जरूर होता है। और दोस्तों हमारे चैनल पे 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हमने स्पष्टीकरण के साथ उन प्रश्नों को सॉल्व किया है और उसका वीडियो बनाया है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो उन वीडियो को देख सकते हो। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 62 जो है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कभी न छोड़े खेत, आधा पुल, धरती धर न अपना, नरक कुंड में वास। तो यह इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में आए पात्रों का संगत वर्ग कौन सा है? तो इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो जंगी और बिरजू यह दोस्तों यह इनके पात्र नहीं हैं। उसी प्रकार दोस्तों बिरजू जो है दोस्तों ये लालपाल की बेगम का पात्र है, और जंगी जो है वो भी लालपाल की बेगम कहानी का पात्र है। दोस्तों ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, यानी कि लाल मोहर, धुन्नी राम, लहसनवा और पलटदास। दोस्तों जब भी आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि कौन से पात्र जो हैं किस कहानी से संबंधित नहीं है। अगर यह आपको पता है तो भी आप सही उत्तर को चयन कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि बिरजू, बिरजू और जंगी ये तीनों ही पात्र जो है लाल पान की बेगम कहानी से संबंधित है। तो हमारा उत्तर जो है हमें अपने आप मिल गया। लाल पान की बेगम से ये तीनों पात्र हैं। तीसरी कसम जो है इस कहानी से जो पात्र हैं लाल मोहर, धुन्नी राम, लहसनवा और पलटदास।
तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आकाशदीप कहानी में आए स्थानों का संगत वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों काशी, कांची और कश्मीर, इन तीनों का उल्लेख जो है दोस्तों यह आकाशदीप कहानी में नहीं हुआ है। तो आपका उत्तर आपके सामने है। बाली, जावा, सुमात्रा और सिंहल, इन सभी स्थानों का जो जिक्र है दोस्तों वह आकाशदीप कहानी में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ताम्र लिप्ति और चंपा नगरी, इनका भी वर्णन हुआ है, परंतु यहाँ पर कश्मीर, कांची और काशी दे दिया गया है, इसलिए यह तीनों जो ऑप्शन है वह गलत हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो नाटक है, इस पे प्रश्न पूछा गया कि इस नाटक के पात्रों का संगत वर्ग है। दोस्तों इस पे अगर बात की जाए तो अलका, कल्याणी और मालविका, यह तीनों ही पात्र दोस्तों यह आषाढ़ का एक दिन से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, मल्लिका, कालिदास, अनुस्वार और निक्षेप, ये चारों ही पात्र जो हैं वो आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शंकर शेष के नाटकों का संगत वर्ग है। दोस्तों शंकर शेष के द्वारा जो लिखे गए नाटक है, यह पूछा गया है कि संगत वर्ग पहचानना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 66, तो यह पेपर का सेट ए हमारे पास उपलब्ध है। तो ए में जो 66 क्रमांक का प्रश्न है, इसके चारों ही ऑप्शन दोस्तों ये गलत है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि युगे युगे क्रांति, यह नाटक दोस्तों विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, तो यह उत्तर हमारा गलत है। युगे युगे क्रांति यहां पर भी दिया गया है, विष्णु प्रभाकर का नाटक है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। और दोस्तों खंडित यात्राएं, यह जो दोस्तों नरेश मेहता का नाटक है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। दोस्तों टूटते परिवेश, यह जो नाटक है दोस्तों यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए यह भी उत्तर दोस्तों गलत है। तो आप खुद देख सकते हो कि चारों ही ऑप्शन में एक एक ऐसे नाटक दिए गए हैं जो कि शंकर शेष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है दोस्तों? वो गलत है। तो महाराष्ट्र सेठ के द्वारा इस प्रश्न को हटा देना चाहिए और इसके 2 अंक दोस्तों सभी को समान रूप से दे देने चाहिए। फिर भी दोस्तों जब आंसर की आएगा तो हम देखते हैं कि इसका महाराष्ट्र सेठ के द्वारा क्या आंसर दिया जाता है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अगर इसमें से किसी एक प्रश्न को सही मान लिया जाता है तो आपको यह याद रखना है कि इस प्रश्न को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। उसके ऊपर दोस्तों हम आंसर की आने के बाद बात करेंगे। दोस्तों पिछले बार मार्च 2023 में जो महाराष्ट्र सेट एग्जाम हुआ था, तो उसमें हमने बताया था दोस्तों कि कई प्रश्न के उत्तर जो है वो गलत दिए गए हैं और हमारे बहुत से विद्यार्थियों ने उसे चैलेंज भी किया था और उन प्रश्नों को हटा लिया गया था। अगर आप देखोगे दोस्तों तो वेबसाइट पे आंसर की जो है वो उपलब्ध किया गया है और वहां पर जिस प्रश्न को हटा लिया गया है उस प्रश्न के सामने दोस्तों 9 लिखा हुआ दिखाई देगा। 9 का अर्थ है दोस्तों कि इस प्रश्न को हटा लिया गया है, इसके चारों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए इसके 2 अंक जो है सभी को समान रूप से दे दिए गए हैं। तो इस बार भी दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा गलत दिए गए हैं, उसके ऊपर दोस्तों हम जब भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। कुछ प्रश्नों के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि, और कुछ प्रश्न हमने अभी देखे और कुछ प्रश्न आगे भी हैं जिसके ऊपर हम आगे के
वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु के निबंधों का संगत वर्ग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिकर्णिका, कुसुम, कश्मीर कुसुम, संगीत सार और सूर्योदय। तो यह इसका सही उत्तर है। ये सभी भारतेंदु के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। और अगर बात की करें दोस्तों, तो श्रद्धा भक्ति, शिव मूर्ति और कविता क्या है, यह भारतेंदु के द्वारा लिखे गए निबंध नहीं हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संगत वर्ग है। दोस्तों इसमें सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा जो निबंध है, मजदूरी और प्रेम, ये दिया गया है। कूटज दोस्तों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाखून क्यों बढ़ता है, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और दिल्ली दरबार दर्पण, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उठ जाग मुसाफिर, यह विवेकी राय का निबंध है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। बात, भव, मनोयोग, प्रताप पीयूष, यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप देखोगे दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है। तो यह रचना दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की है। और आप हुदरी, यह रमनिका गुप्ता की रचना है और यह भी आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मुर्दहिया, यह भी दोस्तों एक आत्मकथा है। और ये चारों ही ऑप्शन में दोस्तों अगर बात की जाए, तो ये चारों ही ऑप्शन में सभी आत्मकथाएं ही दिए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी महाराष्ट्र सेठ के द्वारा हटा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाला जा सकता है। अगर दोस्तों आप प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी देखें, तो भी इस प्रश्न के उत्तर आपको संगत रूप से नहीं मिलेंगे। जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1969 है। आप हुदरी, इसका प्रकाशन वर्ष 2015 है। कस्तूरी कुंडल बसे, इसका प्रकाशन वर्ष 2002 है। और मुर्दहिया, इसका प्रकाशन वर्ष 2010 है। तो अगर इस प्रकाशन वर्ष को आधार बना के अगर हम देखें दोस्तों, तो कोई भी उत्तर आपको सही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर डायरेक्ट 2005 आ जाता है, 2002 ये छूट जाता है, तो यह उत्तर नहीं हो सकता है। फिर मुर्दहिया जो है दोस्तों यह 2010 आ जाता है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं हो सकता है। कस्तूरी कुंदर बसे, यह 2002 होता है, तो इसलिए यह भी उत्तर नहीं हो सकता। आप खुदरी, यह 2015 हो सकता है। इसलिए दोस्तों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। और अगर आत्मकथा की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये चारों ही रचनाएं दोस्तों आत्मकथा है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी ये चारों ही प्रश्न जो है वो संगत दिखाई देते हैं। और यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि संगत वर्ग कौन सा है। तो चारों ही वर्ग जो है वो दोस्तों ये संगत वर्ग है। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी महाराष्ट्र सेठ के द्वारा हटा लेना चाहिए और इसके 2 अंक दोस्तों सभी को समान रूप से दे देने चाहिए, क्योंकि इसके दोस्तों जो प्रश्न है यह ऑप्शन गलत दिए गए हैं। आप खुद भी देख सकते हो
क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। आप हुदरी, यह रमनिका गुप्ता का आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे, यह मैत्रेयी पुष्पा का आत्मकथा है। और मुर्दहिया, यह आपके पाठ्यक्रम में भी रखा गया है, तुलसी राम का यह आत्मकथा है। तो ये चारों ही रचना क्या है, आत्मकथा के रूप में दिए गए हैं। और चारों ही ऑप्शन में दोस्तों यह आत्मकथा दिए गए हैं, इसलिए कोई भी उत्तर दोस्तों किसी भी रूप से यह सही नहीं हो सकता, न तो संगत की दृष्टि से न तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो हमें इसका भी इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र सेट का जब आंसर की आता है तो इसके ऊपर क्या जवाब उनका रहता है। अगर इसमें से किसी एक उत्तर को सही दे देते हैं तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में अलग से बात करेंगे कि इसे चैलेंज कैसे करना है। अभी इंतजार करना होगा जब तक आंसर की जारी नहीं होता। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों यह भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको दो उत्तर आपको सही दिखाई देंगे। तो यह माटी की मूर्ति दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्ति। तो इसमें अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें पूछा गया कि इसमें संकलित रेखा चित्रों का संगत वर्ग है, यानी कि माटी की मूर्ति दोस्तों इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वह 1946 में हुआ था। इसके अंदर दोस्तों 11 रेखा चित्र थे और इसका दूसरा संस्करण दोस्तों 1953 में आया था, जिसके अंतर्गत 12 रेखा चित्र संकलित हैं। दोस्तों अगर आप देखोगे इस रेखा चित्र में तो आपको रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया और मंगर यह दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बैजू मामा, रूपा की आजी, देव और रजिया यह भी दिखाई देंगे। तो इसलिए दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ए और डी, ये दोनों ही दोस्तों ये सही उत्तर है। तो महाराष्ट्र सेट के आंसर की का हमें इंतजार करना होता है। अगर महाराष्ट्र सेट के द्वारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों को सही दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनमें से अगर किसी एक को सही दिया जाता है और आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो, और ऑप्शन डी को सही किया है और ऑप्शन ए, मतलब इन दोनों में से किसी भी को आपने सिलेक्ट किया है और आपका उत्तर गलत मान लिया जाता है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 70 को भी हम ध्यान में रखेंगे जब आंसर की आता है, तो इसकी ओर भी हमारा नजर रहेगा कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा इसके ऊपर क्या डिसीजन लिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा न बने इसलिए आज हम यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी की जो 30 प्रश्न रह जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। मैं केवल इसमें से किसी एक आंसर को बता दूंगा तो आप लोगों के मन में कुछ दुविधा, कुछ डाउट रहेंगे, तो इसलिए स्पष्टीकरण के साथ मैं बता रहा हूं कि जो प्रश्न ऐसे हैं जिसके एक भी उत्तर गलत सही नहीं है या एक से अधिक उत्तर गलत हैं, तो उसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि प्रश्न क्रमांक 46 के 2 उत्तर जो हैं वो सही हैं, तो उसके ऊपर हमने चर्चा नहीं किया था क्योंकि हमें लगा कि जब आंसर की आएगा तो उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु बहुत से विद्यार्थियों के हमें कमेंट आए, इसलिए हम अब से जो भी प्रश्न ले रहे हैं जिसका एक से अधिक प्रश्न के उत्तर सही हैं या चारों उत्तर गलत हैं, उसका हम स्पष्टीकरण आपको दे रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए।
क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें आती है तो हमें लगता है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो हमारा मेहनत कुछ आप लोगों के काम में आ रहा है। अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो हम समझ जाते हैं कि हो सकता है कि हमारे वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए फिर हम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। तो हम आज यहीं पर रुकेंगे। 3 वीडियो में दोस्तों हमने 70 प्रश्नों के बात किए हैं। इन तीनों वीडियो का लिंक दोस्तों मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने सभी हिंदी हिंदी विषय से जितने भी लोगों ने पेपर दिया है उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि जब आंसर की को चैलेंज करना हो तो आप सभी मिल के उन्हें चैलेंज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।